नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे कुछ स्पेशल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, उनमें से किसी एक एम्पलीफायर का इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपके कोर्स में दो टाइप के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रहते हैं। पहला है दोस्तों डार्लिंगटन एम्पलीफायर और दूसरा है आपका कैस्कोड एम्पलीफायर। दोनों ही मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम डार्लिंगटन एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इस नाम को हम स्टडी करें, डार्लिंगटन एम्पलीफायर। दोस्तों, ये एम्पलीफायर डार्लिंगटन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इन्वेंट किया था, इसीलिए हम इसको डार्लिंगटन एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, तो डेफिनेटली इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर होगा और ये हमारा सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर होगा। डार्लिंगटन एम्पलीफायर में दो स्टेज ही आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है वो दोस्तों हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होगा, अगर वो बीजेटी से बना है, और अगर वो एफईटी से बना है तो डेफिनेटली वो आपका कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज पे जो एम्पलीफायर यूज होगा, वो भी आपका बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशंस का बीजेटी से बना एम्पलीफायर होगा तो कॉमन कलेक्टर ही होगा, अगर एफईटी से बना होगा तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर होगा। यानी डार्लिंगटन एम्पलीफायर आपके दो स्टेज में एम्पलीफायर कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। और दोनों स्टेजेस के जो एम्पलीफायर हैं उसमें बीजेटी अगर है तो दोनों स्टेजेस पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी, और अगर एफईटी है तो दोनों स्टेजेस पे कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी। अब दोस्तों, डार्लिंगटन एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे मैंने शो किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम डेरिवेशन भी इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये कि डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका एक पहला एडवांटेज है। दूसरा ये है दोस्तों कि डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो आपका यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें हम दोनों स्टेजेस में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को अमीटर फॉलोवर भी कहा जाता है, यानी जो अमीटर है जहां हम आउटपुट लेंगे वो इनपुट वोल्टेज को एज इट इज़ फॉलो करता है, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। अगर ये दो स्टेजेस में हैं तो भी इसका वोल्टेज गेन यूनिटी, दूसरी स्टेज का वोल्टेज गेन यूनिटी, 1 into 1 फिर भी 1 रहता है, इसीलिए जो आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा डार्लिंगटन एम्पलीफायर का वो यूनिटी होगा। अब दोस्तों, अगर वोल्टेज गेन आपका यूनिटी है तो उसकी वजह से डार्लिंगटन एम्पलीफायर को हम वोल्टेज बफर भी कह देते हैं, यानी वोल्टेज का इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि दोस्तों इस एम्पलीफायर का जो करंट गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली हमारे जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस का करंट गेन था वो 1 प्लस बीटा होता है, दैट इज़ गामा, लेकिन अगर हम डार्लिंगटन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो दोस्तों इसका करंट गेन बहुत ज़्यादा होगा, और उस करंट गेन का डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पे सर्किट लिया है। इस सर्किट से हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आपको सिखाएंगे ताकि आप डार्लिंगटन एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो हमारे एम्पलीफायर होते हैं। पहला जो बीजेटी है लेट अस से वो Q1 है, दूसरा बीजेटी है वो हमारा Q2 है। Q1 का जो ये टर्मिनल है दोस्तों ये हमारा है B1 यानी पहला बेस। जो ये टर्मिनल है दोस्तों ये है हमारा अमीटर 1, और जो ये टर्मिनल है ये है हमारा कलेक्टर 1, ठीक है। जो दूसरा हमारा बीजेटी है उसमें जो ये पॉइंट है दोस्तों ये Q2 ट्रांजिस्टर का बेस है, जिसको मैं बेस 2 कहूँगा। ये जो है दोस्तों अमीटर है, जिसको मैं क्या कहूँगा, अमीटर सेकंड। और क्योंकि ये आपका कॉमन कलेक्टर है तो डेफिनेटली इनपुट हमारी
बेस पे जाती है और आउटपुट हमेशा हम अमीटर पे लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम आउटपुट लेंगे। और Q2 का जो ये टर्मिनल है दोस्तों, ये है हमारा C2 कलेक्टर टर्मिनल। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो C1 है और जो C2 टर्मिनल है वो बिल्कुल एक साथ कनेक्ट हैं, और जो हमारी DC वोल्टेज है वो इन दोनों टर्मिनल्स पे हमने अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से दोनों कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर्स की तरह काम करती रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये हमारा सर्किट है, तो इसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट्स में बेस और अमीटर के बीच में हम एक रेजिस्टेंस शो करते हैं। यहाँ उसको बनाना भी सीख लें। मान लीजिए ये दोस्तों आपका बेस है और ये दोस्तों आपका अमीटर है। तो बेस और अमीटर के बीच में हमेशा हम एक रेजिस्टेंस शो करेंगे, और वो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों HIE, ठीक है। और कलेक्टर और अमीटर के बीच में हमेशा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू होती है दोस्तों बीटा टाइम्स IB, इस टाइप से, राइट। और जो बेस से यहाँ जो करंट जाएगा वो हमारा IB करंट होगा, और ये दोस्तों हमारा कलेक्टर जंक्शन है। कलेक्टर से अमीटर की तरफ आने वाला करंट बीटा टाइम्स IB होगा। सिर्फ इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब देखो धीरे धीरे करके हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स को आसानी से समझ लेंगे। पहली बात दोस्तों V in हमने यहाँ अप्लाई किया। इसके बाद दोस्तों B1 टर्मिनल मिला, बेस 1, ये मैंने यहाँ पे B1 बेस टर्मिनल लिख लिया है। अब B1 और E1 के बीच में क्या लगाऊं, HIE, राइट। और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या बनेगा, IB। अगर ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है तो इसको हम लिखेंगे IB1। तो दोस्तों यहाँ से IB1 करंट गया, B1 और E1 के बीच में हमारा HIE हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो दोस्तों ये जो E1 है आगे जाके ये B2 के साथ क्या है, कनेक्ट हो जाता है। यानी सेकंड जो BJT है उसका जो बेस रीजन है उसके साथ हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो E1 अमीटर टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो E1 है ये हमारा B2 के साथ कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये पॉइंट आपका एक ही पॉइंट है। अगली बात, यहाँ जो कलेक्टर है, कलेक्टर से C1 से E1 की तरफ आने वाला करंट कौन सा होगा, बीटा टाइम्स IB। अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर है तो बीटा टाइम्स IB1। ये देखो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है आपका कलेक्टर, और कौन सा कलेक्टर है, C1, ये C1 है। तो C1 से E1 की तरफ जो करंट आएगा बीटा IB1। तो बीटा IB1 ये करंट दोस्तों यहाँ आ गया। E1 और B2 दोनों सेम है क्योंकि ये एक बिल्कुल शॉर्टली कनेक्टेड है। अब इसके बाद पहला ट्रांजिस्टर तो खत्म हो गया, तो ये सर्किटरी तो हमने सीख ली। अब लेते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर्स को। B2 और E2 के बीच में मैं क्या लगाऊं, HIE। तो ये है दोस्तों B2, ये है आपका E2 टर्मिनल, इसके बीच में HIE। और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट इन जनरल IB करंट है, लेकिन अगर सेकेंड ट्रांजिस्टर है तो इसको मैं IB2 लिखूंगा। तो यहाँ से जाने वाला करंट दोस्तों IB2 करंट है, ठीक है। और ये आपका E2। अब ये देखो E2, C2 और E2 के बीच में क्या होता है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स जो कलेक्टर से अमीटर की तरफ जाता है, दैट इज बीटा टाइम्स IB। अगर सेकेंड ट्रांजिस्टर है तो बीटा टाइम्स IB2 लिखेंगे। और पहला कलेक्टर और दूसरा कलेक्टर टर्मिनल बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये C1 था। तो इसका मतलब दोस्तों इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, C2 भी है। C2 से E2 की तरफ जो करंट आया बीटा IB2 करंट आया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सर्किट्स यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट्स में कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं E2 पे। E2 और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है RE, एज इट इज लिखेंगे। E2 ये है, ग्राउंड यहाँ पे है, इसके बीच में रेजिस्टेंस RE है। और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाएगा लेट अस से वो करंट होगा दोस्तों I0, वो यहाँ पे दिखाया है। आउटपुट वोल्टेज हम हमेशा जो सेकंड अमीटर टर्मिनल है वहाँ लेंगे, दैट इज V0। तो यहाँ पे हम इस V0 को लेंगे। तो दोस्तों ये है आपका किसी भी एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर सर्किट्स का हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से हम डार्लिंगटन एम्पलीफायर की AC एनालिसिस इन डिटेल स्टडी करेंगे।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे PDF नोट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।